नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कर्नाटक का चुनावी माहौल जो है वो लगातार गरमा रहा है। कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई नया बयान जो है कर्नाटक में चुनावी सुर्खियां बनता जा रहा है। आज बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। हालांकि बीजेपी ने कई तरह के वायदे किए, जिसमें बीजेपी ने कहा कि वो समान नागरिक संहिता लागू करेगी। बीजेपी ने भी कहा कि जो मुस्लिम आरक्षण है वो नहीं होगा, बल्कि लिंगायत और वोक्का लिंगा को आरक्षण दिया जाएगा। बीजेपी ने जो बीपीएल परिवार है उनके लिए आधा लीटर दूध रोजाना और 10 किलो चावल देने जैसे कई वादे किए। कल कांग्रेस भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रही है। कांग्रेस के नेता इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान कई तरह की गारंटी दे चुके हैं, लेकिन इन सब मुद्दों पर जो भारी पड़ रहा है वो पड़ रहा है दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले। जी हां, बीजेपी अब तक गालियां गिन रही थी। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा, तब बीजेपी ने गिनती करके, काउंटिंग करके कहा कि 91 गाली जो है अब तक दे चुकी है कांग्रेस, यानी 91। बीजेपी ने कहा कि 91 गालियां अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा चुकी हैं, लेकिन गालियों की बौछार अब 91 के पार हो गई है। जी हां, गालियों की बौछार 91 के पार, क्योंकि 92वीं गाली जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने 51वीं गाली दी थी, माफ कीजिएगा 91 वाली जो गाली, 91 जो गाली दी थी, उससे आगे बढ़कर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 92 यानी 92वीं गाली दे दी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहा कि ये नालायक बेटे हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर अब पलटवार कर रही है। ना सिर्फ पलटवार कर रही है, बल्कि बीजेपी जो खड़गे की शिकायत, मल्लिकार्जुन खड़गे की शिकायत इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी, अब बीजेपी ने बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं प्रियंक खड़गे, उनकी शिकायत भी चुनाव आयोग में कर दी है। लेकिन बड़ी बात जानते हैं क्या है? बड़ी बात यह है कि यह बड़ा सवाल भी है, और ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के नेता बार बार ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि यह चुनावी इतिहास बताता है, देश का चुनावी, अलग अलग राज्यों में आप जाएंगे तो चुनावी इतिहास बताता है, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले होते हैं, खासकर उनके ऊपर जब अपशब्दों की बौछार होती है, तो वो विपक्ष को भारी पड़ता है। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं वो फायदेमंद होता है। उसके बावजूद कांग्रेस के नेता ऐसा बार बार क्यों करते हैं? आपको एक और दिलचस्प बात बता दो, मुझे नहीं मालूम कि ये जो प्रधानमंत्री पर जो निजी हमले किए जा रहे हैं उससे इसका सीधा संबंध है या नहीं है, यह अभी जांच का विषय हो सकता है, और इसके ऊपर कुछ और जो है चीजें जो है चर्चा हो सकती है, कुछ और इंतजार करना हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक हम देख रहे थे जो प्री पोल सर्वे, जो चुनावी सर्वे कर्नाटक में हो रहे थे, उनमें लगभग सभी सर्वे में कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस बीजेपी से आगे है। लेकिन आज ही कम से कम दो, एक कन्नड़ चैनल और एक और देश का जो एक राष्ट्रीय चैनल है, आज उनके जो सर्वे आए हैं वो थोड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों सर्वे में कांग्रेस अब पीछे है और बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। हालांकि पूर्ण बहुमत अभी भी बीजेपी को नहीं है इन दो सर्वे में, मैं कह रहा हूं। इससे पहले भी कांग्रेस का जो सर्वे था, कांग्रेस के सर्वे में भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं दिखाया जा रहा था, और अब जो आज दो सर्वे आए हैं उनमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो नहीं है, लेकिन बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं। मैं ये भी आपको बताऊं, जो कैलकुलेशन, जो गिनती दिखाई जा रही है, उसमें बीजेपी को 103 से 115 और कांग्रेस को 79 से 91 सीटें और जेडीएस को 26 से 31 सीटें दिखाई जा रही हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कि दरअसल प्रधानमंत्री को जो निजी तौर पर जो गालियां दी जा रही हैं उनका इससे संबंध है क्या नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह से कांग्रेस के नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले करते रहे तो कांग्रेस को यह भारी पड़ सकता है। लेकिन जो सर्वे हैं वो कुछ और भी कहानी कहते हैं, वो जेडीएस को एक किंग मेकर की भूमिका में भी दिखाते हैं। तो आज दो टूक में जो हम चर्चा करेंगे वो गालियों की बौछार 91 के भी पार, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए रिपोर्ट देखिए।
देश में अब तक वंशवादी राजनीति की परंपरा के चर्चे होते थे। अब राजनीति में अपशब्दों की वंशवादी परंपरा की भी शुरुआत हो गई है। कर्नाटक चुनावों में पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने प्रधानमंत्री पर अपशब्दों से प्रहार किया और इस तरह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंक खड़गे की जोड़ी एक ही परिवार से आने वाली ऐसी दूसरी जोड़ी हो गई, जिस पर नरेंद्र मोदी को गाली देने का आरोप है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नालायक बेटा कह डाला। ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಂಜಾರಾ समाजದವರಿಗೆ आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा? हाँ, अभी 2 दिन पहले ही भाजपा ने चुनाव आयोग में मल्लिकार्जुन खड़गे की शिकायत की थी और अब नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में भाजपा ने खड़गे जी के बेटे प्रियंक खड़गे की भी आयोग में शिकायत कर दी है और मामला राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले में कांग्रेस पर पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी का एक मानसिक दिवालीपन से पार्टी गुजर रही है। इनके वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जिस तरीके का उन्होंने भाषा का उपयोग किया, माफी कभी मांगी नहीं, यह उनका अदम्य दिखाता है, ये उनका अहम दिखाता है। एक तो गलती करना और उसके बाद इस तरीके की भाषा बोलना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो दूसरे नेता हैं वह अपने सीनियर यानी आला कमान को खुश करने के लिए इस तरह के भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि वह उनमें बौखलाहट है, उनमें फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वह कर्नाटक का चुनाव हार चुके हैं और इस बौखलाहट में इस तरीके का प्रयोग वो ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। कांग्रेस का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का भाषण में बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक जहरीला सांप है। उसका बेटा कैंडिडेट एमएलए सिटिंग एमएलए प्रियंका खड़गे बोल रहे हैं नालायक प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी बोल रहे हैं ये तो हिटलर है। सोनिया गांधी बहुत दिन पहले बोल रहे थे मौत का सौदागर। हमारे प्रधानमंत्री जी को अपमान करने का काम कांग्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस तो देखना चाहिए देश का प्रधानमंत्री है, बट वो इसका नजरिया है केवल बीजेपी का प्रधानमंत्री है बोल के। तो ये कर्नाटक का लोग देख रहे हैं, देश का लोग देख रहे हैं। 5 दिन पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा था, लेकिन शायद कांग्रेस को लगा कि कर्नाटक की चुनावी जंग में मोदी पर निजी हमला पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए खड़गे ने तुरंत सफाई भी दे दी और खेद भी जता दिया। लेकिन अब जब प्रियंक खड़गे ने मोदी के लिए अपशब्द कहे हैं तो इसके 2 ही मायने हैं, या तो कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं, या फिर कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री से नफरत के चलते बार बार नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की गाली नरेंद्र मोदी को 91 गाली थी, जिस पर कर्नाटक की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कुछ इस तरह पलटवार किया। विकास के इन कार्यों के बीच कांग्रेस ने मुझे गाली देने वाला पिटारा फिर खोल दिया है। ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है, मेरे शिव तो आप हैं, जनता जनार्दन है। इसलिए इनकी इस गाली को भी मैं सिर माथे पर लेता हूं। ये गाली देते रहे, लेकिन आपको याद रखना है ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार।
प्रधानमंत्री के इस पलटवार पर प्रियंका वाड्रा ने भी कर्नाटक की चुनावी रैली में कुछ इस तरह तंज कसा। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। इस सबके बीच भाजपा ने कर्नाटक के लिए आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने और बीपीएल परिवारों को रोज आधा लीटर दूध और 10 किलो चावल देने जैसे वायदे शामिल हैं। तो रिपोर्ट थी और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल दो टूक में आपके सामने है, जिस पर आज की डिबेट, आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और अब बेटे ने भी प्रधानमंत्री पर अपशब्दों का तीर चलाया। क्यों कांग्रेस को देश की जनता का मूड अब तक समझ नहीं आया? जी हां, सवाल यह है, कांग्रेस को देश की जनता का मूड अब तक समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि देश की जनता इस तरह से अपशब्दों की जो है राजनीति पसंद नहीं करती। ये मेरा सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 मेहमान आज की इस डिबेट में जो है वो जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों को एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ कांग्रेस के नेता कमलाकर त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, कमलाकर त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ जफरुल्लाह खान जी जुड़ेंगे, जो जेडीएस के जनरल सेक्रेटरी हैं, और मेरे साथ प्रदीप सरदाना जी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, जो वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। आरपी सिंह जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। आरपी सिंह जी, प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि वो पहला ऐसा प्रधानमंत्री देख रही हैं जो है अपना दुखड़ा सुनाता है, दूसरों की जनता का दुखड़ा नहीं सुनता। और वो तो कह रही हैं कि राहुल जी, वो कह रही हैं अपने भाई के लिए, कह रही हैं कि वो तो देश के लिए गाली और गोली सब कुछ खाने को तैयार है। तो प्रधानमंत्री को जब कोई गाली पड़ती है तो इतना वो बार बार इसको इशू क्यों बनाते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो जिक्र किया अपनी सभा के अंदर, इसलिए किया कि ये बताने के लिए कि एक पार्टी निरंतर कर्नाटक के पक्ष के लिए काम कर रही है। लगभग 48 लाख शौचालय बनाए, लगभग 1 करोड़ 1 लाख लोगों को सीधा नल से पानी दिया, लगभग 7 लाख लोगों को, बहनों को सिर पे छत दी, लगभग 31.5 लाख बहनों को उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत गैस के चूल्हे दिए, आयुष्मान भारत के अंतर्गत लगभग 25 लाख लोगों को कार्ड दिए, जिसमें से 14.5 लाख लोगों ने उसका लाभ उठाया। तो ये कर्नाटक की जनता ने तय करना है कि आपने किस पार्टी को चुनना है, जो पार्टी आपके लिए निरंतर काम करेगी, या उनको चुनना है जो कि प्रधानमंत्री जी को गाली निकालेंगे, बुरा भला कहेंगे, अपशब्द बोलेंगे और इस हद तक पार करेंगे कि ऐसी गालियां निकालेंगे, जैसे शब्द इस्तेमाल करेंगे तो जिसका राजनीति में या सामाजिक क्षेत्र में या सामाजिक जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। परंतु निरंतर ये पहली बार नहीं है कि खड़गे साहब ने इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की, या उनके बेटे ने उनकी लाइन पकड़ ली। ये लगातार खड़गे साहब वो रावण की बात करते हो तो रावण के साथ जोड़ते हो प्रधानमंत्री जी को, कहीं चूहा कहते हैं, कहीं और अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। और ये शुरू लगभग आज 5-6 सालों से निरंतर कांग्रेस इसी भाषा का इस्तेमाल करती है। उनके नेता खून की दलाली और अलग अलग प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं, जिसका आउटकम अभी हमने गुजरात चुनाव में देखा कि गुजरात चुनाव जब खड़गे साहब ने उनको रावण से जोड़ा और रावण से उनकी तुलना करी तो लोगों ने जवाब दे दिया। और कांग्रेस को ये समझ में आना चाहिए, जितनी बार आप प्रधानमंत्री जी को गाली निकालते हैं उतनी बार का चुनाव में रिजल्ट खराब होता है और आपके फिगर 0 हो जाती हैं। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, हम ये चुनाव को डेवलपमेंट के एजेंडा पर रखना चाहते हैं। आपको इस एजेंडा पर रखना चाहते हैं कि हमारी पार्टी ने वहां पर डबल इंजन की सरकार ने क्या काम किया और निरंतर कैसे वहां पर अच्छा काम कर रही है। इस प्रकार वहां पर लगभग 5000 फिशरमैन, ओके, मैं इस पर आऊंगा, मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा। आरपी सिंह जी, मैं आऊंगा इस पर, क्योंकि जाहिर सी बात है
आपका घोषणा पत्र भी आज जारी हुआ है, विपक्ष के आरोप कुछ और हैं। तो सवाल यह है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर आप रखना चाहते हैं, तो क्योंकि आज जो है दो बड़े इवेंट हुए, तो सवाल यह है कि बीजेपी इसमें से कौन सी राह चुनेगी, और क्या आप अगर डेवलपमेंट के मुद्दे पर रखना चाहते हैं तो क्या कांग्रेस जानबूझकर इस तरह के बयान देकर चुनावी मुद्दों को डेवलपमेंट का, अगर आपका जो दावा उससे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है क्या? मैं आऊंगा इस पर, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले कमलाकर जी, आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि भाई हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव को रखना चाहते हैं, तो क्या कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं? क्योंकि 5 दिन पहले खड़गे जी ने जो बयान दिया था उससे उन्होंने तुरंत जो है उनकी सफाई भी आ गई, अब खड़गे जी के बेटे आकर इस तरह का बयान दे देते हैं, क्या मायने हैं इसके? अशोक भाई, एक सिंपल सी बात है, इनका डेवलपमेंट का जो एजेंडा है वो 40% वाला है। इनका विधायक जो है वो घूस लेते हुए पकड़ा जाता है, उस पर इनकी जुबान नहीं खुलती। मन की बात में कभी भी ये पहलवान लड़कियां जो इन्हीं के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के यौन शोषण से और अन्य चीजों से परेशान है, उस पर इनकी जुबान नहीं खुलती। इनकी जुबान जब खुलती है, अशोक भाई एक पुरानी चीज है कि समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं है क्लांत मन है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं जब सोनिया जी को और राहुल जी को जर्सी काऊ और बछड़ा बोलते हैं तो वो कौन सा बड़ा सम्मान सूचक चीज है। जब ये दलितों के लिए इनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि जो है वो कुत्ते का पिल्ला अगर आ जाए गाली के नीचे तो उस पे वो कौन सी चीज होती है? दलित ओके, लगातार 1 मिनट भाई बोल ले। हाँ बिल्कुल, नहीं आप बोलिए। ऑन द रिकॉर्ड है, ऑफ द नहीं, ये रक्षा मंत्री का बयान नहीं था और दलितों के लिए नहीं था, फिर भी आप बोलिए। हाँ, दलित बच्चों पे था, वीके सिंह जी का बयान था, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार इसी तरह का कुछ बयान दिया था। इसके अलावा अभी इनके कर्नाटक के विधायक ने विषकन्या कहा सोनिया जी को, बारबाला इनके लोग कहते हैं। इनके मंत्री जो है वो संसद में रामजादे और हरामजादे जैसा बयान देती हैं। आप ये समझिए, ये कहीं दिखा पाने के सूरत काबिल नहीं है, इसलिए ये चीजों को डाइवर्ट करते हैं। इशू को डाइवर्ट करना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इमीडिएटली उस चीज को खेद प्रकट किया। और नालायक बेटा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी अपशब्द है। लायक और नालायक का अगर आप डिफाइन कर लीजिए तो जो बेटा अपने 92 साल की मां को जो है वो नोटबंदी के उसमें लाइन में 4000 रुपए के लिए लगाया दिखा सकता है, तो क्या आप उनको लायक बेटा कहेंगे? बेसिकली ये लोग तो व्यक्ति छोड़िए, इन्होंने तो मृत शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया। कमलाकर जी ये नहीं कमलाकर जी, ऐसा है, मैं यही कह रहा हूं, सुनिए, आप जो शब्द कह रहे हैं, मैं जो आपने कहा उस पर बीजेपी जवाब दे, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आपने अभी खुद ही कहा कि खड़गे जी ने अपना बयान पे खेद जताया ना खड़गे जी ने, और आप बीजेपी के जो बयान सुना रहे हैं विषकन्या को छोड़ करके, सारे बयान पुराने हैं। मैं मानता हूं वो सारे बयान बीजेपी की तरफ से आए थे और विवादित बयान थे। विषकन्या वाले बयान पर बीजेपी ने तुरंत अपनी ओर से कहा कि भाई हम इसका खंडन करते हैं, विधायक को चेतावनी दे दी गई है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आज जब खड़गे जी अपने बयान पर वापस हट जाते हैं, उसके बाद आज जो है प्रियंक खड़गे के बयान के लिए कांग्रेस जो है लगातार उसका सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस उनके बचाव में आ जाती है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आज के मेरी पूरी बात सुनिए, आज के जो सर्वे आए हैं वो चौंकाने वाले, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कहता कि इसका संबंध सीधा इससे निकाला जा सकता है, लेकिन जितना प्रधानमंत्री को गालियां पड़ती हैं उतना बीजेपी को फायदा होता है, यह बड़ा साफ है। फिर भी क्यों कांग्रेस कुएं में कूदने को तैयार दिखती है? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सोच सकते हैं, चुनाव के रिजल्ट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं। अभी हिमाचल का भी रिजल्ट आया था, उस पर तो कोई ऐसा वो नहीं हुआ। बेसिक चीज ये है कि अच्छा ले लीजिए और कलुआ थू कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि इनके यहां
जीत का श्रेय बांधने के लिए, इवन पहलवान बच्चियों की जीत का श्रेय बांधने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सामने आ जाते हैं, लेकिन उनके दुखों को एड्रेस करने के लिए नहीं आते हैं। इन्होंने व्यक्ति छोड़िए, इन्होंने तो सिस्टम को अब्यूज कर दिया है। फिर मैं आ रहा हूं, फिर जो संस्थाएं हैं, हाँ, जो उनका दुरुपयोग, उनको अब्यूज करना, यूज नहीं अब्यूज करना शुरू कर दिया है। हाँ। आप इस तरह के लोगों से, ठीक है, आप जो, हाँ, कमलाकर जी एक बार फिर अभी आपने हिमाचल का किया, अभी आपके सवालों को, अभी आपकी चीजों को लेकर मैं आरपी सिंह जी के पास जाऊंगा, लेकिन मैं यहां पर 2-3 चीजें, अभी आपने हिमाचल का जिक्र किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के ऊपर कोई निजी टिप्पणी नहीं की थी, मैंने पूरा कवर किया था चुनाव, कोई निजी टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन वहीं पे गुजरात के चुनावों में कांग्रेस ने क्या निजी टिप्पणी की आपको पता है, रावण 10 सिर वाला रावण प्रधानमंत्री के लिखा, और गुजरात में बीजेपी जो है किस मार्जिन से जीती थी, और जहां आप लोगों ने पीएम पर कोई निजी हमला नहीं किया, वहां आपका नतीजा क्या था, ये जो मैंने शुरू में बात की, उससे आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने और जो आप जो बाकी जो आरोप लगा रहे हैं, आरपी सिंह जी उसका जवाब देंगे, लेकिन आरपी सिंह जी जो बड़ी बात है वो ये जो कमलाकर जी कह रहे हैं भाई लायक नालायक तो कोई गाली होता ही नहीं, फिर आप उस पर इतना आहत क्यों हो जाते हैं अगर नालायक कह दिया तो? इनके एक नेता है नवजोत सिंह सिद्धू, जब वे हमारी पार्टी में थे, राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, बड़ा तड़प थे सभी लोग, तो पप्पू तो कोई बुरी बात होती नहीं, पप्पू तो किसी को भी प्यार से कह सकते हैं लोग। सर, आप राजनीति में किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान में रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं वापस आ रहा हूं, ये और गालियां निकाले प्लीज, कुछ बची हो तो कम, ये जो आपके यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के, ये निकाले, चाहे तो अपनी नेता को और गालियां भेज दें, क्योंकि खड़गे साहब जो गाली निकालते हैं, या उनका बेटा जो गाली निकालते हैं, वो ऐसा नहीं कि कोई अनायास निकालते हैं, वो एक सोचा समझा स्क्रिप्ट दी जाती है, उस स्क्रिप्ट के अंतर्गत वह सब कुछ करते हैं, बिना स्क्रिप्ट के कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता। खास करके खड़गे साहब तो बिल्कुल बिना स्क्रिप्ट के तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो उनकी कंपनी में एक एम्प्लॉय है यंग इंडिया में, तो इसलिए तो उनको तो जो हुक्म कहा जाता है हुक्म उनको मानना पड़ता है। परंतु जो मूल मुद्दा है वो ये है कि क्या डेवलपमेंट के एजेंडा पे चर्चा करेंगे, क्या हमने जो, मैंने अभी डेवलपमेंट की बाकी और चीजें भी करा देता हूँ, किस प्रकार से हम लोग वहां पर जो लोग काशी पे यात्रा में जाते हैं उनके लिए हमने सब्सिडी दी, वहां पर किस प्रकार से हमने वहां पर जो फार्मर्स के बच्चे हैं, 10 लाख किसानों के बच्चे और 20 लाख गरीब बच्चे और 2 लाख जो फिशरमैन के बच्चे जो है, मछुआरों के बच्चे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप की योजना करी। अरे चर्चा के विषय ये होने चाहिए, क्या आपके पास बेहतर स्कीम्स है क्या? हाँ, आपने 40% की बात करी, मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, अगर आपके पास एक प्रूफ हो, कृपा कर कोर्ट में जाइए, वहां से मुकदमा दीजिए, कर लिए, और फिर आप बात करिए। समय के झूठे निराधार आरोप लगाएंगे तो आरपी सिंह जी, आप ही के एक कार्यकर्ता ने आत्महत्या की थी चिट्ठी लिख करके, उसमें 40% का जिक्र उसने किया था। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, परंतु उसकी जांच पे ये पाया गया कि वो ठीक नहीं है मामला, वो कोई और एक कारण था जिस कारण से हुआ, परंतु वो लिख कर गया कुछ और। परंतु सच ये है कि हमारी सरकार ने अपने विधायक के खिलाफ लोकहित ने एक्शन लिया, हमारी सरकार के रहते हुए ना लिया ना, तो भ्रष्टाचार के मामले में तो 0 टॉलरेंस। परंतु अगर कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के आप बिना बात के निराधार आरोप लगाएं तो उसको कोई लाभ नहीं है। बात करनी है तो राजीव गांधी का मुझे डायलॉग याद है कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं, 15 पैसे नीचे पहुंचेगी, तो उन्हीं का डायलॉग था, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहा था। और सर, हमें तो मत सुनाइए, जब पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इतना ऐसा बयान किसी नेता के द्वारा दिया जा रहा, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं होती। आप प्रधानमंत्रियों की बात करें तो मैं बता रहा हूं, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक देश का प्रधानमंत्री ये कहे दिल्ली में 3000 सिखों का कत्ल कराए, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जगदीश चार्जर का स्टिंग ऑपरेशन ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने माना कि हाँ राजीव गांधी मेरे पास दिल्ली के मेरे साथ चैनल पे झूठ ना बोलिए। ओके, 1 मिनट।
एक मिनट, एक एक करके दोनों आप बोलेंगे, और एक मिनट नेटवर्क की भी कुछ प्रॉब्लम है। मैं एक मिनट रुक रहा हूं। मैं जफरुल्लाह, एक मिनट आरपी सिंह जी, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। जफरुल्लाह खान के पास इस बीच जा रहा हूं, मैं आपके नेटवर्क को भी ठीक करवाता हूं। जफरुल्लाह खान के पास जाता हूं तब तक। जफरुल्लाह खान जी, जफरुल्लाह जी, ये जो कर्नाटक चुनाव में हो रहा है कि पीएम को पिछले 5 दिनों में हमने देख लिया, पहले प्रधानमंत्री के लिए 2 अपशब्दों का इस्तेमाल हो गया, उसके बाद बीजेपी के एक विधायक ने भी सोनिया जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। ये क्या चल रहा है पंजाब? ये क्या आपको लगता है ये दोनों पार्टियां विषय से डाइवर्ट कर रही हैं, या फिर क्या हो क्या रही है कर्नाटक में? देखिए, पहले सभी भारतीयों को नमस्कार, जितने मेरे डिबेट में जुड़े हुए हैं। ये विषय जो है एक राष्ट्र, यानी एक नेशनल लेवल की बीजेपी पार्टी है और एक नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी है, और ये दोनों ने आपस के जो बदजुबानी, जो ये लोग अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट वर्ड छोड़ के, और हमारे किन शब्दों की चुनाव होना चाहिए अपने भाषणों में, वो बात तो बहुत दूर रह गई। अभी तो गाली गलौज के हद पे आ गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं दोनों पार्टियों से कि आने वाली नस्लों को या मेरे इस देश के आने वाले जनरेशन को क्या सबक देना चाह रहे हैं? ये लोग किस तरीके का इतिहास क्रिएट करना चाह रहे हैं? एक दूसरे को बेइज्जत करके क्या ये दोनों पार्टियां मेरे मुल्क को बेइज्जत करना चाहते हैं? ये सब क्या दर्ज किया जाएगा रिकॉर्ड में? अगर ये रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा तो मेरे मुल्क की छवि क्या बनेगी? ये मेरा प्रश्न है ये दोनों पार्टियों से। रही बात नाक की, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहे कि शिव जी के गले का होता है सब, तो इस बात को हवा में छोड़ना चाहिए। इस बात की नेगेटिव प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, उनका एक मुकाम होता है, उनकी एक इज्जत होती है, वो अपनी इज्जत को बरकरार करे। कीचड़ में अगर पत्थर मारेंगे तो छींटे तो सभी पे उड़ेंगे। लेकिन जफरुल्लाह जी, आपने प्रधानमंत्री के सम्मान की बात की, तो क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के शब्द आज देश की राजनीति में इस्तेमाल किए जाते हैं, और अभी तो हमने खड़गे जी का जो सुना, जी खड़गे जी का जो सुना वो तो अलग बात है। हमने तो ये भी सुना कि कब्र खुदेगी। हाँ ना, इस दुनिया में कई भाषाएं समझते हैं, चलते हैं, हवा में है वो सारी भाषा। अरबी है, फारसी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। आप उतना ही समझें जो आपको समझ में आता हो, जो आपके लगत की बात ना हो। हमारे प्रधानमंत्री को उस बात को छोड़ के चलना चाहिए, ना के लेके चलना चाहिए। जहां तक रही बात नाक की इस देश में पूजा भी होती है, तो उसको नहीं सोचने की नहीं, छोड़िए नाक। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इसी देश में नारे लगे ना इसी। और ये अभी जिस कमलाकर जी जिस प्रदर्शन की बात कर रहे थे, वहां भी हमने देख लिया वो पहलवानों के प्रदर्शन में नारे लग रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या इसको आप जस्टिफाई करेंगे? तो ऐसी स्थिति बनी क्यों? उन पहलवानों के ताल्लुक से उनको समझौता किया जाता, उन नारियों को मान सम्मान और कांग्रेस के लोगों ने जो लगाया, ये तो पहलवानों ने नहीं लगाया सर। नहीं जफरुल्लाह जी, पहलवानों ने नारा नहीं लगाया, ये वहां जो राजनीतिक नेता पहुंचे थे उन्होंने लगाया। वही नेता हैं जिन्होंने एयरपोर्ट पे लगाया, कांग्रेस के नेताओं ने एयरपोर्ट पे लगाया। आंख के बदले आंख निकालूंगा, हाथ के बदले हाथ निकालूंगा, तो मैं समझता हूं कि सारा हिंदुस्तान हैंडीकैप हो जाएगा। गाली के बदले गाली, बोली के बदले बोली, ये नहीं होता है। ये एक आम आदमी में हो सकता है, लेकिन एक गरिमा में, एक स्टैंडर्ड, एक पोजीशन पे। जफरुल्लाह जी मैंने समझाना चाहता हूं। जफरुल्लाह जी, मैंने आपसे इतने सारे सवाल इसलिए पूछे क्योंकि आपने बड़ा बैलेंस बात की थी और कहा था कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपने एक बार भी, नॉट इवन सिंगल, आपने एक बार भी प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने की निंदा की। आपने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उनकी कब्र खोदने की बात नहीं होनी चाहिए। शब्दों की निंदा, सॉरी, आप शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपका चैनल सिर्फ देश में नहीं चलता है, ये विदेश में भी चलता है। इससे मेरे देश की छवि खराब होगी। क्या ये देखो, ये देश के नागरिक अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे मेरे पूरे देश की इज्जत खराब होने वाली है। तो इस बात का दोनों पार्टियों को मैं समझाना चाहता हूं,
दोनों पार्टियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अपने जबान पे कंट्रोल रखें। कोई किसी पे अगर फेंके तो फूल फेंके, ना कि पत्थर फेंके। पत्थर फेंकोगे तो जवाब में पत्थर ही मिलेगा। तो एक दूसरे के पत्थर से मेरा मुंह टूटने का डर लग रहा है। मुझे इस बात पे गौर करना चाहिए दोनों पार्टियां। ओके, प्रदीप सरदाना जी, एक मिनट। प्रदीप सरदाना जी, ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है, ये क्या आपको लग रहा है कि मैं फिर कह रहा हूं कि जो हाल में जो आज के 2 सर्वे हैं, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि सेल्फ गोल कर रही है। सबसे बड़ी बात यह कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो उन्होंने जो गाली दी, अब छोटे मियाँ भी उतारा है, वो भी उतारा है, जबकि वो 5 दिन पहले उन्होंने कहा, उसके बाद माफ़ी मांगते हैं, उसका खंडन करते हैं, कहते हैं मेरा मतलब कुछ और था, और अब ये भी उस बात पर उतारे हैं। अब 91 गालियाँ हुई हैं, 92 गाली हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के 100 एपिसोड पूरे किए, बिकॉज चुनाव में अभी 10 दिन बाकी हैं, तो शायद यहाँ भी शतक पूरा हो जाएगा गालियों का, जिस तरह का दौर अगर ऐसे ही चलता रहा तो। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, मल्लिकार्जुन जी सांप की बात करते हैं, सांप की जहर की बात करते हैं। मल्लिकार्जुन जो है वो भगवान शिव का दूसरा नाम है। हमारे 9 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें एक मल्लिकार्जुन भी है, और मल्लिकार्जुन का दूसरा नाम नीलकंठ भी है। जिन्होंने जहर पिया, जिनके गलों में सांपों की माला है, जो उन्होंने जहर पिया, लेकिन ये जहर उगल रहे हैं। आखिर क्यों उगल रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है आपको लगता है चुनाव है, चुनाव में आप दूसरों के कामों की खमियां निकालिए, आपका अधिकार है, और अपने चुनावों को बताइए हमने पहले ये काम किया, आगे ये काम करेंगे, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप निकाल रहे हैं? और दुख इस बात का होता है, कल भी आप देखिए मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हुए, पूरी दुनिया भर में जश्न मनाया गया, अमेरिका तक में, संयुक्त राष्ट्र में देखा गया, पूरी दुनिया में उनको देखा गया, इतनी तारीफ हो रही है। और जब पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को अब तक 1 दर्जन से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कई देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, कई देशों के वहाँ के बहुत प्रमुख सम्मान मिले, चाहे वो रूस हो, चाहे वो कितने देश, सऊदी अरब हो, इतने सारे देशों ने दिया इनको जो है पुरस्कार, इतने बड़े बड़े सम्मान दिए, भूटान ने दिया, बहुत लोगों ने दिया। जब पूरा विश्व इनको सम्मानित कर रहा है, सम्मान दे रहा है, और हमारे देश के कुछ लोग अगर उनका अपमान करते हैं, तो हमारे देश का भी अपमान है और पूरे विश्व का अपमान है। कि मतलब पूरा विश्व क्या गलत है जो उनको इतना सम्मान दे रहा है, उनके कामों के गुणगान कर रहा है। भारत पहले कहाँ था, आज कहाँ पहुंच गया, पिछले 9 सालों में कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये सब अच्छी तरह जानते हैं। अब विपक्ष के पास कोई असल में मुद्दा नहीं है। अब वो बात करते हैं, कल मैं प्रियंका गांधी को सुन रहा था कि बात जो है भटकाइए मत, बात विकास की कीजिए। अरे भाई, विकास से ज्यादा क्या होगा? इतना बड़ा विकास पूरे देश में हुआ जब आपकी सरकार थी, तो आपने 99,000 करोड़ रुपए दिए थे सिर्फ कर्नाटक को, और मोदी सरकार ने, इनकी सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपए इनको विकास के लिए दिए हैं। और विकास कैसा होगा? क्या विकास चाहते हैं? मैं इस पे आऊंगा, लेकिन मोटी बात है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति से, उनके जो मुद्दे हैं उनसे इत्तेफाक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। आपको आलोचना करने का पूरा अधिकार है, और चुनाव के समय में नीतिगत रूप से, और चुनाव के समय में किसी भी सरकार के कदमों की, उसके घोषणा पत्र की, चुनाव में जो सरकार की नीतियां, उसकी आलोचना करने का, उसकी खामियां निकालने का सबको हक है। लेकिन सवाल यह है कि वो आलोचना भी जो है एक मर्यादा में हो, तो फिर वो लगता है कि शायद बेहतर रहेगा। लेकिन ये मर्यादाएं टूट रही हैं, बार बार टूट रही है। एक बार टूटती तो समझ में आता है, बार बार टूट रही हैं, तो इसके पीछे क्या डिजाइन है, यही चिंता का विषय है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। पर जैसा आरपी सिंह जी ने कहा कि भाई हम डेवलपमेंट का मुद्दा, तो क्या बाकी पार्टियां भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार है? मैं कांग्रेस और जेडीएस से इसको पूछूंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं, क्योंकि आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस अपना घोषणा पत्र कल जारी करेगी। क्या डेवलपमेंट इन गालियों के बीच, अपशब्दों के बीच, डेवलपमेंट जो है कर्नाटक का असल मुद्दा हो सकता है? आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें
कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF प्लस या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो आप देख रहे हैं गालियों की बौछार 91 के पार। जी हां, अब तक बीजेपी 91 गालियां गिन रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा, लेकिन उसके तुरंत बाद 91 की बात हो रही थी और 91 पार भी हो गई। 5 दिनों के अंदर जो है अचानक से दूसरी गाली भी आ गई। कांग्रेस के नेता जो हैं, विधायक जो हैं कर्नाटक के, और साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया। बीजेपी पलटवार कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस ये सेल्फ गोल कर रही है, क्योंकि अब से पहले जो सर्वे आ रहे थे वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच नेक टू नेक फाइट तो दिखा रहे थे, लेकिन आगे दिखा रहे थे कांग्रेस को। लेकिन आज ही जो 2 सर्वे आए हैं, उन दोनों सर्वे में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो क्या कांग्रेस इस तरह से सेल्फ गोल कर रही है? प्रधानमंत्री पर निजी हमले करना कभी भी देश की जनता को पसंद नहीं आता। देश की जनता के मूड के विपरीत है ये। उसके बावजूद अगर कांग्रेस के नेता ऐसे कर रहे हैं तो दरअसल क्या इसका कारण है? इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, कमलाकर त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और मेरे साथ प्रदीप सरदाना जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, जेडीएस के नेता भी कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। तो मैं कांग्रेस की तरफ आ रहा हूं। कमलाकर जी ये कुल मिलाकर अगर देखें तो ये क्या फ्रस्ट्रेशन है? क्योंकि कांग्रेस अगर जीत रही है तो फिर सवाल है, कांग्रेस को इस तरह के बयान देने की जरूरत ही नहीं है। आप जीत रहे होते तो आप अपने मुद्दों को और ज्यादा मजबूती से रखते हो, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ऐसा लग रहा है कांग्रेस को एक जो बढ़त मिली हुई थी, क्या कांग्रेस उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही है क्या? आप अपनी बात तो 2 तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अशोक भाई। हाँ, कैसे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को बढ़त मिली हुई थी। अगर बढ़त मिली हुई थी मतलब हम जीत रहे थे, तो फिर हम क्यों, आपके हिसाब से हम इसलिए फ्रस्ट्रेशन में बयान दे रहे हैं? देखिए बात मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। नहीं, आपको आपने कहा नहीं सकता। अच्छा बोलिए। हाँ बोलिए। सुन लीजिए बात को, छोड़ दीजिए वो, लेट इट बाईपास। अब हम आप आपस में बहस करें वो उचित नहीं है ना। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इन लोगों के साथ समस्या ये है
कि स्वयं इस आत्मबुद्ध सारे लोगों के साथ ये समस्या होती है कि अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। यही माननीय मोदी जी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए देहाती औरत और रेनकोट पहन के नहाने जैसा शब्द यूज किया था। 20 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये भी माननीय मोदी जी का ही वो है। तो इस पे जाने दीजिए। और अभी जो आरपी सिंह जी बता रहे थे कि इंक्वायरी, और ये एक पुराना शेर है अशोक भाई कि लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। बेसिकली आप आज तक देखते जाइए, इनके यहां जाकर के वो सारे लोग जो कि इनकी पार्टी से बाहर रखते हैं तो इनको करप्ट बताते हैं, इनके यहां आकर के उनको सारे लोगों को क्लीन चिट मिल जाती है, क्योंकि वो गंगा नहा लेते हैं ना, वो एकदम स्वच्छ शुद्ध हो जाते हैं। और इनका सिस्टम यह है कि आशीष मिश्रा टेनी किसानों के ऊपर गाड़ी चलाते हैं और उनके पिता गृह मंत्री रहते हुए उस चीज को डिफेंड करते हैं। और बाद में जब ये प्रूव हो जाए, पहले कहते हैं कि मैं था ही नहीं, फिर जब प्रूव हो जाता है कि आपसे, उसके बाद भी उनके पिताजी जो है वो गृह मंत्री बने हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एकदम सामने है। गृह मंत्री के पुत्र के खिलाफ कौन चार्जशीट फाइल करने जाएगा? लेकिन ये इनकी आंख का पानी मर चुका है। मैंने आपसे क्या कहा, ये तो सिस्टम को अब्यूज कर रहे हैं, ये लोगों की मेहनत को अब्यूज कर रहे हैं, जो ये किसानों को अब्यूज कर रहे हैं, ये चंद लोगों को प्रॉफिट दिलाने के लिए ये किसान बिल लेकर के आते हैं। इतना बड़ा किसान आंदोलन होता है, उस किसान आंदोलन में भी आपको याद होगा क्या क्या नहीं कहा गया किसान आंदोलन करने वालों को। एक धर्म विशेष का आंदोलन, थोड़ा मुद्दों से, हम कर्नाटक के मुद्दों से इधर जा रहे हैं। सुनिए मैं एक मिनट कमलाकर जी सरकार के समय में, सिद्धिरमैया जी के समय में गांवों में बड़े बड़े आरओ प्लांट्स लगे और फ्री वाटर दिया गया हेल्थ और उसको ध्यान में रखते हुए। पूरे कर्नाटक में छोटे छोटे घरों में आपको सोलर सिस्टम मिलेगा बिजली की एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए। उसके अलावा हमारा जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इश्यू होने जा रहा है जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है क्योंकि वो है हजार्डस मटेरियल। जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंडस्ट्री है कंप्यूटर की, उसका जो मटेरियल है वो एनवायरमेंट और उसके लिए हजार्डस है और वो उसके डिस्पोजल का इनके पास कोई अभी तक कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं बना है। हम हर रोजगार की बात करते हैं, हम हर डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये कमीशन की बात ओके एक मिनट कमलाकर जी, मैं यहाँ दो चीजें, क्योंकि मैं आपको रोकना नहीं चाहता था, नहीं तो आप कहते कि मैं आपको रोक रहा हूं, इसलिए मैंने आपको रोका नहीं। पर दो चीजें, हाँ सुनिए कोई बात नहीं, आपको मैंने पूरा करने दिया। पर दो बातें, जब मैंने ये कहा कि आपने जिसको कॉन्ट्रडिक्शन कहा, मैंने कहा कि कांग्रेस को बढ़त थी कांग्रेस को, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पूरी तरह से बहुमत में नहीं आती दिख रही थी। उस बढ़त में भी कांग्रेस को बहुमत से पीछे दिखा रहे थे, अभी भी किसी को बहुमत नहीं दिखा रहे। मैं नहीं जानता, वो तो जनता तय करेगी। दूसरी बात, जो आपने देहाती औरत की बात की, देहाती औरत नरेंद्र मोदी ने शब्द नहीं कहा था, बल्कि मैं ये बता दूं कि देहाती औरत जब नवाज शरीफ ने कहा, तब गुजरात के प्रधानमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में कहा कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान को कोई हक नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए देहाती औरत जैसा कोई भी शब्द इस्तेमाल करे। तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में उतरे थे, विरोध में नहीं उतरे थे। हाँ, तो वो उस समय राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला था, राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला था और नरेंद्र मोदी ने फटकार लगाई थी नवाज शरीफ को
उनको क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह सकते हैं। आप देखिए त्रिपाठी साहब नहीं, ये याद रखना चाहिए। हाँ, मैंने इसीलिए कहा ये वो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री का सम्मान किया, देश के प्रधानमंत्री थे। तो अब भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे विश्व में माननीय है, और हमारे को गर्व होना चाहिए कि हमारा नेता विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है। आप भी चुनाव में लड़िए, खूब नीतियों की बात कीजिए, उनको हराइए चुनाव में, वो दूसरी बात है, लेकिन कम से कम इस तरह की बद गाली मत दीजिए। और जो बयान नवाज शरीफ ने दिया उसको आप इनको बताइए, इन्होंने तो उनको फटकार लगाई। आप जाके देखिए, कहीं भी रिकॉर्ड में वीडियो है उसका, नवंबर 2013 की बात थी गुजरात की, उसमें जब मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने कहा था कि उनको कोई हक नहीं है नवाज शरीफ को, उनको क्या उन्होंने देहाती औरत कहा। आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, मैं आरपी सिंह जी इससे इतर, क्योंकि आपने शुरू में ही कहा कि डेवलपमेंट का मुद्दा आपका है। अभी कमलाकर जी ने कुछ मुद्दे उठाए, उन्होंने कहा डेवलपमेंट हमने किया था। दूसरी बात, अगर डेवलपमेंट आपका, क्योंकि आज आपका चुनाव घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, सवाल यह कि अगर डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो आज जो है समान नागरिक संहिता आपके चुनाव घोषणा पत्र में आ जाता है। आज एक बार फिर से वो आरक्षण वाला मुद्दा आ जाता है कि भाई जो है मुस्लिम आरक्षण को वापस लेकर वोका लीगल लिंगायत को आरक्षण दिया जाएगा। तो अगर डेवलपमेंट का मुद्दा है तो फिर ये मुद्दे क्यों इतना इंपॉर्टेंट? मैं एक मुद्दा और बता दूं, जो हम लोगों ने ये जो पानी की बात कर रहे थे, 1 करोड़ 1 लाख लोगों तक नल का बनाया, ये तो कहां झूठ बोलते हैं, नल ही नहीं था, ये तो कहां आरोप की बात करते हैं बिना बात के, बस आकर कुछ भी झूठ बोले। और मैं जो बोल रहा हूं, मैं सरकारी आंकड़ा बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ निजी कुछ नहीं बोल रहा। और ये नहीं, 32,000 करोड़ रुपया पिछड़ी जाति के लोगों के लिए सरकार ने अलग से खर्चा, ये सब मेरे पास सरकारी आंकड़े जिससे मैं बोल रहा हूं। परंतु ये जो मुद्दे आपने कहे, ये जो 4% जो रिजर्वेशन है, वो इस तरीके की कानूनी तौर पर रिजर्वेशन अलाउड नहीं है। और यूसीसी भी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, वो भी डेवलपमेंट का एजेंडा की जब हमारी सरकार जब घर सिर पे छत देती है, घर पे उज्ज्वला स्कीम के अंदर गैस का सिलेंडर देती है, घर पे नलका देती है, घर घर बिजली पहुंचाती है, तो ये सोच को थोड़ा पहुंचाती है कि मुसलमान का घर का है, हिंदू का घर है। देश में एक कानून होना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? जो मुसलमान बहनें हैं उनको भी वैसे अधिकार मिलने चाहिए जैसे हमारे बाकी बहनों को मिलते हैं। तो इसमें जहां पढ़ाई के वैसे ही अवसर मिलने चाहिए जैसे बाकी बच्चों को मिलते हैं। तो ये निरंतर झूठ बोलना, निरंतर वोट बैंक की अपील बन के चलते हुए मुसलमानों को खुश कर लेंगे ये कहकर कि हम आपको 4% रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसका लाभ होना हो उसका उससे लेना देना नहीं, परंतु आप ST का रिजर्वेशन काट कर, जो कि कानूनी तौर पर अलाउड है, और ये गैर कानूनी कर करेंगे तो उसका तो हम पलट करेंगे उसको हम पलटेंगे। जो मैं वापस मूल मुद्दा लाना चाहता हूं वो है कि ये निरंतर जो गाली गलौज का सिलसिला है, ये लगातार जो शुरू किया कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं, जहां प्रधानमंत्री के बड़े करने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री को नीचा आदमी कहते हैं, गाली का कीड़ा कहते हैं, इस प्रकार के जो शब्द बार बार प्रधानमंत्री जी इस्तेमाल करते हैं, इसका अंतर्गत हुआ कांग्रेस को नुकसान होता है। कांग्रेस के नेता समझना नहीं चाहते, या उनके DNA में अब इतना ये रस गया है, या उनके जो पार्टी के स्ट्रेटेजीज हैं वो ये तय कर बैठे हुए हैं कि हमने इसी प्रकार की भाषा से ही चुनाव जीतना है। ये दिखाता है कि इनके यहाँ फ्रस्ट्रेशन कितनी है, ये कितनी छटपटाहट है, इसके कारण से ये बार बार इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। अगर नई छटपटाहट होती तो कोई इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल थोड़ा करता। पर आरपी सिंह जी सवाल ये कि अभी उन्होंने भी कई जो है कई उन्होंने बीजेपी की तरफ से जो अपशब्दों की बौछार हुई, कमलाकर जी ने कई सारे वो भी गिनवाए, बीजेपी की तरफ से भी इस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल होता रहा है। अभी हमारे कार्यकर्ता ने सोनिया बहन जी के लिए कोई अपशब्द इस्तेमाल किए, उसका उत्तर आपको मिल गया, जानकारी आपको मिल गई कि हमने तुरंत कहा कि उसको रिप्रिमांड किया, कहा ये गलत किया। हम किसी प्रकार के भी राजनीतिक संवाद में या सामाजिक संवाद में किसी प्रकार के अपशब्द इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं है। हाँ, इन्होंने झूठ बोला, देहाती महिला हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही थी, आपने उसको ठीक कर दिया कि वो नवाज शरीफ साहब ने कही थी, प्रधानमंत्री ने तो उस बात पर नाराजगी अपनी जताई और कहा कि अगर इस प्रकार की भाषा पाकिस्तान में इस्तेमाल करें तो उसका जवाब वापस दिया जाएगा। तो क्या है कि इनके ये कल्चर है, ये जो डोमेस्टिक कल्चर है ना, आप याद करिए राहुल गांधी जी ने एक जो ऑर्डिनेंस आया था उसको किस प्रकार से पब्लिक डोमेन में फाड़ दिया, जिसको लेकर आज जो तंग हो रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में फाड़ दिया था कि हम ऊपर हैं, बाकी सब छोटे हैं, घटिया हैं, वो
वो उस सम्मान के काबिल नहीं है जो सम्मान डायनेस्टी को, क्योंकि इनके एक नेता ने कहा कि किस प्रकार कोर्ट एक इस प्रकार के परिवार के सज्जन को, मतलब उन्होंने कहा कि परिवार के व्यक्ति को इस प्रकार की सजा कैसे कोर्ट सुना सकता है, ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कि ये जो लोकतंत्र में राजशाही या डायनेस्टी का जो छाप है या डायनेस्टी की सोच है, ये उससे ग्रस्त है। तो इसलिए ये बार बार, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पिछड़ी जाति से आते हैं, इस प्रकार इसलिए बार बार उनको गाली निकालते, क्योंकि उनको आज तक ये हजम नहीं हो रहा कि एक पिछड़ी जाति का गरीब व्यक्ति, चाय बेचने वाला व्यक्ति किस प्रकार देश का प्रधानमंत्री बन गया, और देश का प्रधानमंत्री नहीं, वो दुनिया के अंदर आज एक बड़ा नेता बनकर उभर कर आया है, दुनिया के अंदर एक बड़ी छाप छोड़ी है, वो उनको आज तक हजम नहीं हो रहा। ओके ओके ओके, मुझे एक और ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, क्योंकि बात फिर वही है कि जो अभी आरपी सिंह जी ने कहा, उन्होंने यूसीसी के संदर्भ में कहा, SC/ST रिजर्वेशन कहा कि SC/ST का रिजर्वेशन देकर कर्नाटक के चुनाव में यह भी इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है कहीं ना कहीं बना हुआ है। मैं फिर कहूंगा कि क्या इस तरह के मुद्दों पर अगर डिबेट हो तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा, चाहे वो डिबेट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन जो है मुस्लिम्स को दिया जा रहा था, जिसको अब बीजेपी कह रही है कि वो खत्म करके, क्योंकि वो संविधान सम्मत नहीं है, तो बीजेपी कह रही है कि वो जो SC/ST को दिया जाएगा, और यूसीसी की बात कर रही है। गरीबों के ऊपर अलग अलग दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, हालांकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो अभी कल आना बाकी है। तो क्या इन मुद्दों पर चुनाव में डिबेट हो तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा, ज्यादा बेहतर तरीके से जो है जनता के मुद्दे नहीं उठेंगे? मैं आऊंगा इस पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनवाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी, हर घर जल। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दो टूक आप देख रहे हैं, और दो टूक में गालियों की बौछार 91 के पार। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 91 गाली जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आई थी, लेकिन अब वो उसके भी पार हो गई है, क्योंकि प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं, उन्होंने आज प्रधानमंत्री को नालायक बेटा जो है उनके लिए कह दिया। इसी को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र आज जो है वो जारी हो गया है, और कांग्रेस अपना चुनाव घोषणा पत्र कल जारी करेगी। लेकिन सवाल यह है कि कर्नाटक में मुद्दे क्या बन रहे हैं? गालियों पर, अपशब्दों पर चर्चा ज्यादा हो रही है, लेकिन क्या कर्नाटक के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं? प्रदीप सरदाना जी, क्या आपको लगता है कि अभी 2 मुद्दे मैं खास करके मैं जिक्र करूंगा, जो गरीब कल्याण के दोनों पार्टियों की अपनी अपनी दृष्टि हो सकती है, बीजेपी कांग्रेस, और दोनों को तीसरी जेडीएस भी इस दौर में शामिल है, उसके भी अपने मुद्दे हैं। पर जैसे SC/ST वाला रिजर्वेशन का एक मुद्दा, SC/ST रिजर्वेशन का मामला, मुस्लिम रिजर्वेशन कर दिया गया 4% को लेकर के, मुझे लगता है ये और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे जो हैं उस पर डिबेट हो शायद, तो मुझे लगता है एक सार्थक डिबेट हो सकती है, बजाय इसके कि हम अपशब्दों और गालियों की गिनती में लगें। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और चुनाव में ऐसे मुद्दों पर ही बहस होनी चाहिए। लेकिन जब ये इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है कोई और, आपको भ्रष्टाचार की बात उठा नहीं सकते, विकास की बात उठा नहीं सकते। भ्रष्टाचार के मुद्दे तो कांग्रेस उठा रही है लगातार, फिर क्या जरूरत पड़ी? भ्रष्टाचार का क्या मुद्दा है? वो कोई मुद्दा नहीं है। अडानी को लेकर आप लेकर बैठ जाएं, उसका कुछ वो नहीं है। अडानी फिर देखिए आगे, ऐसी बात अलग चीज है, क्योंकि आज बहस का वो विषय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप उनके समय में किस तरह PFI का वहां वो था, किस तरह आतंक का बोलबाला था, किस तरह उन्होंने PIC को वहां बैन लगाया, किस तरह उनके लोगों को पकड़ा, किस तरह कानून को सजा दी, वो सब चीज उनके कार्यकाल में हुआ। उस समय पहले क्या था वो सबको पता है। लेकिन अब ये ऐसे मुद्दे ही होने चाहिए तो कितना अच्छा हो। लेकिन अब ये क्या करेंगे? विकास की बात करेंगे, विकास सबको दिख रहा है, पूरे देश में जो विकास हुआ वो दिख रहा है।
अभी आप ये देखिए इन्वेस्टमेंट के मामले में जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया उसमें कर्नाटक का कितना बड़ा योगदान है, कितना इन्वेस्टमेंट कर्नाटक को मिल रहा है, वो सबको दिख रहा है। तो ये सब चीजें सबको दिख रही हैं, क्या विकास हो रहा है। आप कैसे आंखों में पट्टी बांधेंगे लोगों की? अगर वहां सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनता है, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है, वो सबको दिख रहा है। वहां सबसे बड़ा पुल बन रहा है, जो इतनी योजना बन रही है, हजारों करोड़ की योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया है। तो आप विकास के मुद्दे में बात कर नहीं सकते, भ्रष्टाचार के पास कोई आपका बड़ा मुद्दा नहीं है। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार का मुद्दा तो हमेशा ही रहा है, गरीबी का मुद्दा हमेशा रहा। इंदिरा गांधी ने गरीब हटाओ कब कहा था, कब तक गरीबी मिटी? आज फिर भी हम इतनी उससे आगे निकल रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी आगे हो गई है देश की। उसमें आप देखिए कोविड के बाद पूरे हमारे भारत के आसपास किसी भी मुल्क को उठा लीजिए, पाकिस्तान तो देख ले बिल्कुल तबाह हो गया, श्रीलंका का क्या हाल है वो सबको पता है, नेपाल को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, सबका इतना बुरा हाल है, वहां खाने पीने के लिए दिक्कत है और बहुत सारी समस्या आ गई है। लेकिन हमारा भारत आज भी इस सब मुसीबतों के बावजूद भी किस तरह शान से खड़ा हुआ है। तो आप देखिए अपने प्रधानमंत्री की जब बात आती है, मेरा एक ही कहना है, आप चुनाव में कुछ भी मुद्दे उठाइए, आप देखिए जब पाकिस्तान के ये जो आप बात कर रहे थे अभी नवाज शरीफ वाली, इस तरह बुरी तरह लताड़ा था, कह रहे उनको क्या है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में गाली देने का, वो कौन होता है पाकिस्तान हमारे, हम अपने प्रधानमंत्री से अपनी निधियों के बारे में लड़ाई करेंगे, देश में लोग बात करेंगे, आपका कोई हक नहीं है। तो यही मुद्दा हमारे विपक्ष को भी करना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। कमलाकर जी क्या मुद्दों की कमी है आपको लगता है? जब आंख पे पट्टी बंधी हुई हो ना अशोक भाई, तो सल्लाना जी को न भ्रष्टाचार दिखेगा, न व्यभिचार दिखेगा, आप दिखाइए ना, आप दिखाइए, मैं तो कह रहा हूं आप दिखाइए, आप गालियां क्यों दे रहे हैं, आप गालियां क्यों दे रहे हैं, आप दिखाइए ना विकास। बीच में सल्लाना जी मत बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ओके करके हाँ बोलिए क्यों हो रहे हैं? ठीक है सुनिए हाँ कमलाकर जी आप बोलिए, लेकिन निजी हमले से बचे, आप अपनी बात रखें जी। निजी हमले की बात नहीं है, क्योंकि आप उनको एज पत्रकार बैठाए हुए हैं। वो पत्रकार ही है सर, पत्रकार के रूप में बात कर रहा हूँ आपसे, वो पत्रकार ही है। तो कह रहा हूँ उठाइए मुद्दे, उठाने चाहिए। हमने पार्टी जी मैं यही कह रहा हूँ कि आपको उठाइए मुद्दे, गाली मत दीजिए, मैं यही कह रहा हूँ। बोला ना कि वहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा है सामने, उन्हीं के कार्यकर्ता ने आत्महत्या की, विधायक का वीडियो जारी हुआ, तो जरूर बोलिए अभी पहलवानों का नहीं दिखेगा यहाँ। कर्नाटक के संदर्भ में मुद्दे कह रहा हूँ, कर्नाटक के संदर्भ में मुद्दा। हाँ मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आरपी सिंह जी आंकड़े बता रहे थे, वही शेर पुराना याद आ जाता है कि तुम्हारी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जो जटिल परिस्थितियां हैं वो बड़ी बदतर हैं, और स्थितियां ये हैं कि चंद लोगों के फायदे के लिए पूरे मुल्क की इकोनॉमी को तबाह किया जा रहा है। आज कर्नाटका एयरपोर्ट किसके नाम है, कौन उसको कर रहा है? आप देखिए पूरे उस कार्यकाल के दौरान पोर्ट से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के कमलाकर जी मेरे पास कमलाकर जी समय की सीमा है कमलाकर जी। बेलदारी बंधुओं का भ्रष्टाचार नहीं दिखता। ओके कमलाकर जी मेरे पास समय का अभाव है। आरपी सिंह जी मंत्री के जो दावेदार हैं उनके बारे में जरा बता दीजिए कि कैसे कैसे मामले हैं, कितनी रेड हो चुकी, कैसे कैसे मामले निकल कर आ रहे हैं, उनके बारे में कैसे उनकी संपत्ति 10 गुना करोड़ में कैसे बन गई, उनकी जानकारी दे दीजिएगा। एक करके प्लीज रुकिए। पाटिल जी आपको अगर किसी घराने से किसी इंडस्ट्री से दिक्कत है तो जरा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसके ठेके कैंसिल कर दीजिए ना। वहां तो 60,000 कमलाकर जी रुकिए प्लीज, हो जाते हैं, ठेके कैंसिल करने की हिम्मत नहीं होती। ओके रुकिए सर, रुकिए आवाज नीचे कीजिए सर प्लीज। और बघेल जी का जो है वो नेक्सस नहीं है क्या? प्लीज एक करके सुनिए, एक मिनट। ओके देखिए डिबेट जो है, आरोप आप दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, मुद्दे भी बहुत हो सकते हैं, इसीलिए तो मैं सवाल उठा रहा हूं। जब आपके पास कहने के लिए मुद्दे बहुत हैं, आपके पास आरोपों की झड़ी है, तो फिर गालियों की बौछार क्या सही है? यही तो मैं मुद्दा उठा रहा हूं।
कि हर पार्टी कह रही है कि उसके पास बहुत मुद्दे हैं, हर पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है, कहती है कि आपके पास जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा है, आपके पास विकास नहीं हो रहा उसका मुद्दा, कोई कहता है विकास का मुद्दा है। तो फिर सवाल है कि अपशब्दों की जरूरत आपको चुनाव में क्यों पड़ रही है? अगर यही मुद्दे बने रहेंगे तो जाहिर सी बात है जनता कम से कम ये नहीं पसंद करती। तो जनता का, देश की जनता का मूड जो है वो आपको देखने की जरूरत है। ये समझना पड़ेगा कि इस तरह से प्रधानमंत्री को गाली देना देश में कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन क्या कांग्रेस शतक की ओर बढ़ रही है प्रधानमंत्री को गालियां देने के मामले में? मैं नहीं जानता, इसका खुलासा तो भविष्य में होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में इतना ही। नमस्कार।